जेनेटिक्स पार्ट 2 बना रहा हूँ आज। जेनेटिक्स पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो जेनेटिक्स पार्ट 1 में पढ़ाया था, समझाया था, वो बहुत मामूली बात लगी होगी क्योंकि तैमूर सर समझाते अच्छा है, इस वजह से लोगों को समझ में जल्दी आ गया होगा। लेकिन स्टिल ये कोई मामूली बात नहीं थी जो आप लोगों को पढ़ाया गया, समझाया गया। डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है, रिसेसिव सेक्स लिंक, पूरी ज़िंदगियाँ लोगों की गुजर जाती हैं लेकिन लोगों को ये बातें नहीं पता होती। तो आपको अगर वीडियो के अंदर समझ में आ गया था जेनेटिक्स पार्ट 1 के अंदर, तो आज उसका एडवांस वर्जन बताएंगे और आपको मशक़े कराएंगे। मशक़े का मतलब ये होता है प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे आपका कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। जेनेटिक्स क्योंकि समझने के लिए पार्ट 1 जेनेटिक्स का देखना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने जेनेटिक्स पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके चैनल पे जेनेटिक्स पार्ट 1 देख लें, उसके बाद जेनेटिक्स पार्ट 2 पे आ जाइएगा। और इसी तरह ये सीरीज़ में चला रहा हूँ, जेनेटिक्स पार्ट 3, 4, 5, 6, और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक आप लोगों को पूरी की पूरी मैं जेनेटिक्स ना पढ़ा दूँ। अच्छा भाई, जेनेटिक्स पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था कि डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है, उसका रिवीजन कर देते हैं। डोमिनेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसको अगर, जैसे मिसाल के तौर पर बजरी है, हरा बजरी जो होता है वो डोमिनेंट म्यूटेशन में आता है। मतलब डोमिनेंट होता है वो ग्रीन वाला। आपने अगर देखा हो तो इसमें ऊपर सबसे हेडिंग ऊपर ली हुई है ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर का बजरी जो वाइल्ड टाइप बजरी होता है वो डोमिनेंट म्यूटेशन में आता है। अब आप उसको किसी ब्लू कलर के बजरी से लगाओगे जो कि रिसेसिव है, उसी के बराबर में हेडिंग देखो, रिसेसिव में सबसे ऊपर ब्लू लगा हुआ है। यानी कि ग्रीन बजरी जो वाइल्ड टाइप बजरी होता है, जो जंगलों में होता है, अगर आप उसको ब्लू कलर के बजरी से लगाओगे तो जो बच्चे आएंगे बताओ वो कैसे आएंगे। आज की मशक़ करने का मकसद यही है, एक्सरसाइज करने का मकसद जो जेनेटिक्स पार्ट 1 में पढ़ाया था उसका एडवांस वर्जन है। तो अगर मैंने आपको जेनेटिक्स पार्ट 1 में बताया था कि ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाएं तो ग्रीन क्योंकि डोमिनेंट है तो सारा का सारा बच्चा क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट म्यूटेशन होती है ना, वो बच्चों के ऊपर हावी हो जाती है और बच्चे विजुअली उस तरह हो जाते हैं जिस तरह की डोमिनेंट म्यूटेशन लगाई होती है। अब आप बहुत बोलोगे कि यार तैमूर भाई ये तो जेनेटिक्स पार्ट 1 में ही बता दिया था, तो अभी आप पार्ट 2 में क्या बता रहे हो। पार्ट 2 में भाई ये बताने वाला हूँ कि ग्रीन को ब्लू से लगाया तो आपने कहा ग्रीन आ गए, और ये बात भी बता दी थी कि ब्लू जो ग्रीन आए हैं बच्चे वो स्प्लिट ब्लू होंगे और वो आगे चल करके अगर ब्लू से लगाए तो वो ब्लू निकाल लेंगे। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई थी उस वक्त भी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसकी पूरी की पूरी जेनेटिक्स के अंदर डोमिनेंट म्यूटेशन के ऊपर आपस में पेयरिंग करने के बाद क्या होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कुछ लोग बोलेंगे तैमूर भाई आपने कहा कि ग्रीन कलर डोमिनेंट म्यूटेशन है, ठीक है, और इसी तरह स्पेंगल भी डोमिनेंट म्यूटेशन है और डोमिनेंट पाइट भी डोमिनेंट म्यूटेशन है। अब आपने ये तो बता दिया कि डोमिनेंट को जब रिसेसिव से लगाते हैं तो डोमिनेंट वाला बच्चा आता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डोमिनेंट म्यूटेशन को डोमिनेंट म्यूटेशन से लगाएंगे तो क्या आएगा। इसी तरह आपने ये नहीं बताया कि रिसेसिव म्यूटेशन को जब रिसेसिव म्यूटेशन से लगाएंगे तो क्या आएगा। इसी तरह सेक्स लिंक म्यूटेशन को अगर सेक्स लिंक म्यूटेशन से ही लगाएंगे तो क्या आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डोमिनेंट म्यूटेशन के अंदर ही आपस में पेयरिंग करें तो उसमें भी कोई ना एक डोमिनेंट होता होगा जिसके ऊपर बच्चा जाता होगा और एक जो है वो रिसेसिव वाला काम करता होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बात करते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन के आपस में लगाने की तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं डोमिनेंट पाइट को और यहाँ पे ले लेते हैं स्पेंगल को। अगर आप इन दो बर्ड्स को आपस में लगाएं, मिसाल के तौर पे आपने स्पेंगल का नर ले लिया और डोमिनेंट पाइट की मादी ले ली, तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो 50-50% आते हैं। क्योंकि दोनों ही म्यूटेशन डोमिनेंट होती है तो डोमिनेंट पाइट के साथ डोमिनेंट स्पेंगल जब लगाएंगे तो कुछ बच्चा स्पेंगल पाइट आ जाएगा, कुछ बच्चा डोमिनेंट पाइट आ जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन में ये होता है कि 50-50% चांस होता है। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर पीछे से, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने स्पेंगल लगाया लेकिन अगर वो स्पेंगल भी डोमिनेंट पाइट से निकला हुआ तो फिर डोमिनेंट पाइट आ जाएगा सारा बच्चा, यानी कि स्प्लिट अगर होगा तो अलग कहानी हो जाएगी। अभी हम प्योर बर्ड की बात कर रहे हैं, स्प्लिट की बात नहीं कर रहे। इसी तरह से अब अगला लिखा हुआ है डोमिनेंट म्यूटेशन के अंदर गोल्डन फेस। अब गोल्डन फेस को मैंने समझाया ये था कि अगर वाइट फेस से लगाते हैं तो सारा बच्चा गोल्डन फेस आ जाता है। उसकी वजह ये है कि गोल्डन फेस डोमिनेंट है, इसीलिए अक्सर आप लोगों ने मेरी पेयरिंग्स के अंदर भी देखा होगा, जब मैं समझा रहा होता तो उसके अंदर मैं बोलता हूँ नर या मादा गोल्डन फेस है और एक जो पीस होता है वो वाइट फेस होता है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि गोल्डन फेस बच्चा आएगा, टेंशन फ्री होकर ले जाओ मुझसे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि मुझे जेनेटिक्स का पढ़ा हुआ है मैंने, और जेनेटिक्स के अंदर मैंने ये पढ़ा हुआ है कि गोल्डन फेस डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट म्यूटेशन होती है वही बच्चा आता है।
तो इसी तरह जब हमने फैसल भाई के यहाँ पे जितनी भी पेयरिंग की थी उसमें एक एक पीस जो है वो वाइट फेस था। तो वाइट फेस होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास वाइट फेस बच्चे आ रहे थे, बल्कि हुआ ये कि सारे के सारे बच्चे गोल्डन फेस आ रहे थे। अब वो एक अलग कहानी है, जब एडवांस वर्जन पढ़ेंगे हम तो मैं ये बताऊंगा कि गोल्डन फेस के अंदर डबल फैक्टर गोल्डन फेस क्या होता है और सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस क्या होता है। लेकिन अभी हम ये बात नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम शुरुआती दौर में, तो अभी हम तो भाई डोमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे कि हम गोल्डन फेस, क्योंकि हमने डोमिनेंट पढ़ लिया था इस थ्योरी के अंदर, तो तभी मैं कॉन्फिडेंटली डोमिनेंट फीचर को लगाता हूँ गोल्डन फेस को और सारा बच्चा मेरे पास गोल्डन फेस आ जाता है। तो कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यार आपको कैसे पता होता है, आप कैसे गारंटी दे रहे होते हो। वो भाई मैं इसलिए गारंटी दे रहा होता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता हैं। तो जिसको नहीं पता वो तो बोलेगा कि बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन जिसने ये थ्योरी पढ़ी हुई होगी उसको पता होगा कि तैमूर सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं और इसी वजह से पेयरिंग जो बताई है इन्होंने वो सही बताई है। अच्छा भाई, अब आ जाओ आप लोगों को गोल्डन फेस के साथ। अब आप बोलोगे तैमूर भाई येलो फेस म्यूटेंट 2 क्या होता है, वो भी डोमिनेंट है और गोल्डन फेस भी डोमिनेंट है। अब अगर हम एक बर्ड गोल्डन फेस लगाएं और एक बर्ड येलो फेस म्यूटेंट 2 लगाएं तो क्या आएगा। ये बहुत एडवांस लेवल की बात है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास कॉलोनी में एक पेयर था, उसमें गोल्डन फेस डबल फैक्टर की मादा थी और येलो फेस म्यूटेंट 2 का नर था। यानी येलो फेस म्यूटेंट 2 वो होता है जो सिर्फ फ्रंट का चेहरा जो है ना वो येलो होता है और गोल्डन फेस भी सिर्फ फ्रंट का था, डबल फैक्टर गोल्डन फेस था। आप यकीन जानोगे कि जो अभी मेरा किंग कॉन्ग मरा है जो सबसे बड़ा रेम्बो था वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस आया था उसी पेयर में से। क्योंकि दोनों चीज़ें डोमिनेंट थी तो गोल्डन फेस उस पर हावी हो गया, लेकिन गोल्डन फेस हावी तो हुआ लेकिन साथ में येलो फेस म्यूटेंट 2 होने की वजह से वो भी हावी रहा। तो जो फ्रंट का एरिया था वही सिर्फ गोल्डन हुआ, बाकी बॉडी के अंदर उसका कलर शामिल नहीं हुआ गोल्डन का। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि एडवांस लेवल के लोगों को ये बातें पता होती हैं कि डोमिनेंट म्यूटेशन को डोमिनेंट म्यूटेशन से के जिस फीचर के साथ लगा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह डार्क फैक्टर क्योंकि डोमिनेंट बर्ड है और वॉयलेट फैक्टर भी डोमिनेंट है, तो होता क्या है कि जब आप वॉयलेट फैक्टर को डार्क फैक्टर से लगाते हो तो डार्क फैक्टर डोमिनेंट रहता है लेकिन वॉयलेट कलर भी आ जाता है बच्चों के अंदर। जब भी अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आपको ये बता भी रहा होता हूँ कि 2 डार्क बर्ड लगा दो, वॉयलेट भी लगा दो और डार्क फैक्टर का कोई भी बर्ड लगा दो, भले ग्रीन लगा दो, तो भी जो ग्रीन बच्चा आएगा वो वॉयलेट फैक्टर के साथ आता है। आपने देखा होगा शहंशाह वॉयलेट था और जो उसकी बेटी आई थी वो ऑलिव ग्रीन थी, जिसके अंदर मैंने आपको शेड भी दिखाया था वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट फैक्टर ग्रीन के अंदर कैरी करता है और वो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन वो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। जब मैं उस पर लाइट मारता था वाइट लाइट तो आपको नज़र भी आता था। तो ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था कि डोमिनेंट को डोमिनेंट से भी लगाने से क्या क्या रिजल्ट आएगा वो भी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं रिसेसिव म्यूटेशन के अंदर ही आपस में अगर लगाएं तो क्या आएगा। अब जैसे लिखा हुआ है क्लियर विंग भी रिसेसिव है और ग्रे विंग भी, इसका मतलब है कि दोनों ही रिसेसिव है। अब आप बोलोगे तैमूर भाई अगर मैं क्लियर विंग को ग्रे विंग से लगाऊं तो क्या रिजल्ट आएगा, दोनों ही रिसेसिव है। तो भाई अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये तजुर्बे की बात है, ये आपको कर करके समझ में आती है। ग्रे विंग को जब आप क्लियर विंग से लगाओगे तो ग्रे विंग डोमिनेंट होता है, यानी कि ग्रे विंग और क्लियर विंग वैसे तो दोनों रिसेसिव है लेकिन जब आप ग्रे विंग को क्लियर विंग से लगाओगे उस वक्त ग्रे विंग डोमिनेंट हो जाएगा और क्लियर विंग रिसेसिव बन जाएगा और सारा बच्चा ग्रे विंग आ जाता है और वो फिर ग्रे विंग बच्चा जो है वो स्प्लिट क्लियर विंग बन जाता है, जिसकी वजह से वो आने वाला बच्चा फ्यूचर में क्लियर विंग बच्चे दे रहा होता है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि तैमूर भाई आप FBG का जोड़ा बना के दे रहे हो क्लियर विंग के साथ, यानी FBG का नर या मादा लगा दिया और क्लियर विंग की नर या मादा लगा दिया, फिर भी आप कह रहे होते हो कि यार बच्चा जो है वो क्लियर विंग आ जाएगा। उसकी वजह ये हो रही होती है क्योंकि मुझे पता होता है ये जो ग्रे विंग है ये स्प्लिट क्लियर विंग है। हाँ, जो मुझे पता नहीं होता, जैसे FBG का नर होगा और मुझे पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इसके बच्चे FBG ही आएंगे, भले आप इसके साथ क्लियर विंग लगा लो तब भी इसके बच्चे FBG आएंगे। अक्सर लोग जो है वो डार्कनेस और गोल्डन फेस देख के FBG के नर या मादी लेके जाते हैं और उनके बच्चे FBG निकलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तैमूर भाई हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि FBG है या क्लियर विंग है, हमें गोल्डन फेस और डार्कनेस चाहिए थी वॉयलेट कलर में, तो इसलिए हमें ये पसंद आता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है भाई हर किसी की। तो मैं आप बताने का मकसद ये इस तरह के सिनेरियोज होते रहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रिसेसिव म्यूटेशन के अंदर लिखा हुआ है डाइल्यूट, ग्रे विंग और क्लियर विंग। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊं कि क्लियर विंग को डाइल्यूट से लगाएंगे तो क्लियर विंग डोमिनेंट हो जाता है, डाइल्यूट जो है वो रिसेसिव हो जाता है। यानी कि अगर मैं किसी क्लियर विंग बर्ड को, यानी कि एक रेम्बो को जो कि क्लियर विंग बर्ड होता है, एक डाइल्यूट की हैंड से लगाऊंगा
तो सारा बच्चा जो है वो क्लियर विंग आएगा, एक आध डाइल्यूट भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चा क्लियर विंग आएगा, क्योंकि क्लियर विंग डाइल्यूट पे डोमिनेंट है। अब अक्सर लोग, जो लोग ये थ्योरी नहीं जानते होते या जिनका तजुर्बा नहीं होता या जिन्होंने कभी मार्केट से ख़रीद के बर्ड्स ब्रीड ही नहीं कराए और सिर्फ वॉयलेट टू वॉयलेट ब्रीड करा के आगे बढ़े, तो उनको ये तजुर्बे नहीं होते। क्योंकि हमने हर किस्म का मार्केट का तोता भी ब्रीड कराया है, घर से लेके भी तोता ब्रीड कराया है, वॉयलेट भी ब्रीड कराया है, स्काई ब्लू, ग्रे, डाइल्यूट, FBG सब ब्रीड कराए। तो हमारा तजुर्बा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमने हर किस्म की म्यूटेशन को, डाइल्यूट को, क्लियर विंग को, हर किसी को आपस में एक दूसरे लगा के क्या बच्चा आएगा वो निकाल के देखा है अपने हाथों से। तो जिन लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है उनको ये बातें समझ में आ रही होती हैं। बाकी जो लोग जिन्होंने सिर्फ वॉयलेट पेयर लगाए हुए होते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार तैमूर भाई डाइल्यूट का पेयर बना के दे रहे हैं क्लियर विंग के साथ, तो क्यों कह रहे हैं कि ये जामनी बच्चा क्लियर विंग में आ जाएगा। क्योंकि तैमूर भाई को थ्योरी पता है और थ्योरी के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि क्लियर विंग डोमिनेंट होता है डाइल्यूट के ऊपर। तो जब मैं कोई पेयर बना के देता हूँ, डाइल्यूट की मादा लगा देता हूँ या डाइल्यूट का नर, और क्लियर विंग की मादा लगा देता हूँ या रेनबो की मादा लगा देता हूँ यानी क्लियर विंग में, तो मैं इस वजह से कॉन्फिडेंट से कह रहा होता हूँ कि भाई आप ले जाओ, पेयर बहुत अच्छे रेनबो बच्चे देगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि डाइल्यूट की मादा लगाओ और क्लियर विंग का नर लगा दो तो बच्चा रेनबो आ जाता है। तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली ऐसे पेयर्स बना के दे रहा होता हूँ अपनी नॉलेज और इस थ्योरी के मुताबिक। अभी थ्योरी के अंदर ये आगे एडवांस वर्जन में मैं पढ़ाऊँगा, मैंने बहुत जल्दी ये बातें बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। अब रिसीसिव म्यूटेशन के अंदर रिसीसिव पाइड को अगर आप ले लो, अब रिसीसिव पाइड को अगर आप क्लियर विंग से लगा दो, अब दोनों ही रिसीसिव हैं, तो रिसीसिव पाइड बच्चा आ जाता है, लेकिन वो स्प्लिट क्लियर विंग भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट रिसीसिव पाइड जो है ना वो क्लियर विंग की तरह दिखना शुरू हो जाता है, होता वो रिसीसिव पाइड ही है, लेकिन अगर उस फिर रिसीसिव पाइड को आप क्लियर विंग से लगाओ तो क्लियर विंग डोमिनेट हो जाता है। ये सारी बातें आपको कर करके समझ में आएंगी। और अब अगर हम बात करें सेक्स लिंक म्यूटेशन की, जिसके अंदर ऑफलाइन है, सपोज करो कि ऑफलाइन का नर है, यानी कि एक ब्लू कलर का बर्ड है जो ऑफलाइन बर्ड है, और उसके साथ आप इनो लगा दो, इनो जो कि सेक्स लिंक है म्यूटेशन। अब जो ऑफलाइन का आपने नर लगाया और इनो की मादी मतलब रेड आई की मादी लगाई है, तो जो बेटियाँ आएंगी वो ऑफलाइन में आएंगी, और जो बेटे आएंगे वो भी ऑफलाइन में आएंगे, क्योंकि इनो जो है ना, इनो उसके ऊपर ऑफलाइन जो है वो डोमिनेंट का काम करेगा, सही है। और जो इनो है वो यहाँ पे रिसीसिव का काम करेगा, यानी कि एक भी बच्चा रेड आई नहीं आएगा, सारे के सारे ब्लैक आएंगे, क्योंकि आपने ऑफलाइन का नर लगाया था, और सारे के सारे ऑफलाइन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी पेयरिंग को मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टे से मुराद क्या है कि मैं रेड आई का नर लगा देता हूँ और ऑफलाइन की मादी लगा देता हूँ। अब रेड आई का नर लगाने से होगा क्या कि सारी बेटियाँ रेड आई आ जाएंगी, और जो सारे बेटे हैं वो जो है वो अपना ऑफलाइन में आ जाएंगे, नॉर्मल बजरी। तो सेक्स लिंक म्यूटेशन में इस तरह होता है कि आधा आधा काम कर रहा होता है। और इसके अंदर भी इनो जो है वो, इसका जो मेल है इनो का, वो डोमिनेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जो फीमेल है वो रिसीसिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह टेक्सास क्लियर बॉडी को अगर आप इनो से लगाओ, क्योंकि दोनों ही सेक्स लिंक है, तो सारे बच्चे TCB आ जाता है, यानी कि TCB जो है वो इनो के ऊपर डोमिनेंट है, हालांकि दोनों सेक्स लिंक्ड है, लेकिन इनको आपस में लगाओ तो TCB बच्चा आ जाता है। तो ये सारी बातें तजुर्बे से भी आती हैं और साथ में ये थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या तैमूर सर समझा रहे हैं। अच्छा, आप कंपोजिट बर्ड के ऊपर आ जाए, जो कि सेक्स लिंक म्यूटेशन इसने लिखी हुई है। कंपोजिट बर्ड के अंदर ये सारी बातें जब हम रेनबो को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, रेनबो की पेयरिंग में समझाऊंगा। अभी तो मैं जनरल बातें समझा रहा हूँ, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो बजरी रखता है उसके लिए सारी नॉलेज ज़रूरी थी, ताकि उनको पता हो कि ये सब नॉलेज क्या है। अगर रेनबो की स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम आगे जब जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि FBG को डाइल्यूट से लगाते क्या आता है, उसके कितना परसेंट बच्चा क्या आता है, उसकी डिटेल में वर्किंग करके आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि जेनेटिक्स पार्ट 2 के अंदर आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा और आपको थोड़ा सा और मजबूती आ गई होगी कि डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है, रिसीसिव क्या होती है और सेक्स लिंक क्या होती है। तो सेक्स लिंक, बहुत सारे लोगों को तो सेक्स लिंक का पता ही नहीं होता था। तो मैंने आपको अपना एक तजुर्बा बताता हूँ कि मैंने एक दफ़ा रेड आई की मादी ली और फैलो का नर लिया। तो क्योंकि दोनों ही बर्ड रेड आई थे, यानी फैलो का नर भी, सादा फैलो जो जर्मन फैलो होता है वो नर भी रेड आई था, और मादी जो अल्बाइनो वाइट रेड आई वाली होती है वो भी रेड आई थी। तो मैंने कहा सारे बच्चे रेड आई आएंगे, लेकिन पता ही चला कि सारा का सारा बच्चा जो है वो बजरी ब्लैक आई आ गया था। तो तब जाके मुझे पता चला कि फैलो और जो इनो जीन है ये दोनों अलग अलग जीन है,
इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, हालांकि दोनों रेड आई हैं, लेकिन उनसे बच्चा ब्लैक आई आ जाता है। तो ये बातें तजुर्बा करने से आती हैं, जो लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं, सारी चीज़ें करते हैं उनको। फिर इसकी थ्योरी जब हमने पढ़ी तो बाद में पता चला कि भाई इस तरह का सीन होता है कि ये दोनों आपस में इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक दूसरे को कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। इस वजह से बजरी बच्चा आ जाता है, और वो बजरी बच्चा दोनों का स्प्लिट हो जाता है, जो आगे चल करके फैलो भी दे रहा होता है और रेड आई भी दे रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा एक ऐसा पेयर है जिसमें आपके पास कभी फैलो बच्चा आ जाता है और कभी रेड आई बच्चा आ जाता है। वो इस वजह से आ जाता है क्योंकि किसी ने उनके माँ बाप में से एक नर फैलो होगा और मादा जो है वो इनो होगी, तो वो जो बच्चा हो रहा होता है वो दोनों का स्प्लिट होता है। अब ये बातें किसी को भी समझ नहीं आती जब लोग हमें बताते हैं ना कि हमारे पास ऐसा पेयर है जो कभी रेड आई बच्चे निकालता है इनो वाले और कभी बच्चे निकालता है फैलो। तो अब ये आम बंदा होगा ना तो उसको समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पेयर फैलो भी निकाल रहा है और इनो भी। लेकिन हमें क्योंकि तजुर्बा है, हमने एक चीज़ें की हुई हैं, अपने हाथ से की हुई हैं, ब्रीड कराई हुई है, तो हमें ये बातें पता है कि फैलो को अगर रेड आई मादी से लगा दो इनो वाली, यानी कि जिसको अल्बाइनो कहते हैं, तो जो बच्चा आता है वो बजरी आता है, और ऐसा बजरी बच्चा आगे चल करके इस तरह के बच्चे दोनों निकालेगा क्योंकि वो दोनों का स्प्लिट है। बहरहाल तो ये एक मैंने अपना तजुर्बा और भी आप लोगों से शेयर कर दिया। इसी तरह अगर फैलो को बजरी से लगाएं तो बजरी बच्चे आते हैं जो कि स्प्लिट फैलो हो जाते हैं, और फिर वो आगे चल करके फैलो अगर आपस में लगाएं तो फैलो निकालेंगे। इसी तरह से अगर डन फैलो लगाओगे तब भी यही होगा कि डन फैलो को ऊपर डोमिनेंट बजरी है, बजरी बच्चे आएंगे सारे काले आँख के, फिर वो स्प्लिट होंगे और आगे चल करके डोमिनेंट रिसीसिव जो है वो उनके जीन में कैरी कर रहा होगा डन फैलो, और वो आगे चल करके काम करेंगे। बहुत सारी मालूमात है ऐसी जो अभी भी बाकी है आपको देना, तो कोशिश हमारी यही है कि यार आप लोगों के साथ सारी की सारी नॉलेज शेयर करें, आप लोगों को सिखाएं, बातें करें आपसे ऐसी जिससे आप सीखते हो। और आपसे कुछ और एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करना चाहूँगा। डोमिनेंट पाइड को आप किसी भी बर्ड से लगा दो, यानी कि आप रेनबो से लगा दो। मिसाल के तौर पर डोमिनेंट पाइड आप ले आए मार्केट से और आपने रेनबो से लगाया और बोला कि यार रेनबो बच्चा आ जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि डोमिनेंट पाइड क्योंकि डोमिनेंट होता है तो वो सारा का सारा बच्चा पाइड देता है। अब वो एक अलग बात है कि रेनबो छाप के अंदर पाइड बच्चा आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आएगा पाइड के अंदर ही। तो डोमिनेंट पाइड को इसलिए अक्सर लोग मुझसे पेयरिंग पूछ रहे होते हैं, उनके पास मादा या नर डोमिनेंट पाइड टाइप की होती है, रेनबो टाइप की, लेकिन वो उसको रेनबो के नर के साथ या मादी के साथ लगा रहे होते हैं और मुझसे पूछते हैं तैमूर भाई ये हम लगा दें क्या। तो मैं अक्सर उनको मना करता हूँ कि देखो यार डोमिनेंट पाइड ऑलरेडी डोमिनेंट है, आप कितनी भी कोशिश करोगे आपका बच्चे में डोमिनेंट पाइड आएगा, तो इसलिए मैं मना करता हूँ डोमिनेंट पाइड को ना लगाओ। हाँ, अब आ जाते हैं रिसीसिव पाइड के ऊपर। अक्सर लोग रिसीसिव पाइड के अंदर रेनबो की मादियाँ दिखा रहे होते हैं, रेनबो की मादियाँ बोल रहा हूँ सॉरी, रेनबो टाइप के रिसीसिव पाइड दिखा रहे होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैं मार्केट से मादी लाया था रिसीसिव पाइड की, जो रेनबो टाइप की लगती थी, तो मैंने उसके साथ अपना रेनबो का प्योर नर लगा दिया था गिरे का, तो उसने सारे बच्चे जो है वो रेनबो दे दिए थे। आप लोगों को मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके भी दिखाया था। तो क्योंकि वो रिसीसिव जीन के ऊपर क्योंकि वो स्प्लिट हुआ था क्लियर विंग से जो रिसीसिव पाइड था, तो वो जब उसने रेनबो के साथ लगा यानी क्लियर विंग के साथ लगा तो सारा बच्चा क्लियर विंग दे दिया था। तो इस तरह की जो एडवांस मालूमात होती है ना, वो उससे ये फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं लालू खेत मार्केट जाता हूँ या किसी के घर जाता हूँ और वहाँ पे मैं रेनबो टाइप का बर्ड देखता हूँ जो कि रिसीसिव पाइड है ना कि डोमिनेंट पाइड, तो मैं वो बर्ड ले लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वो रिसीसिव पाइड जो रेनबो टाइप का दिख रहा है वो बर्ड बेसिकली स्प्लिट है रेनबो का। अगर मैं उसको रेनबो के साथ लगाऊंगा तो वो मुझे रेनबो के बच्चे दे सकता है, तो इस तरह का बर्ड मैं ले सकता हूँ। हाँ, अब इस बर्ड में नुकसान ये होता है कि हमारी ब्लड लाइन ख़राब हो जाती है क्योंकि वो जो रेनबो बच्चा आएगा वो आगे रिसीसिव पाइड का जीन कैरी कर रहा होगा, तो आगे चल करके वो रिसीसिव पाइड के बच्चे निकालता है। तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि इस तरह की हरकतें करें कि रिसीसिव पाइड को लाइन के अंदर डालें। हम लोग ये कहते हैं कि यार क्लियर विंग के साथ क्लियर विंग लगाओ ताकि जो है ना लाइन प्योर रहे, और आपकी जितनी अच्छी प्योर लाइन होगी उतना अच्छा रेनबो बच्चा आएगा। तो जो लोग ये काम करते हैं हम उनको यूजुअली रिकमेंड नहीं करते, मना करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई मजबूरी है या कोई नहीं ले सकता या किसी के पास पड़ा हुआ है तो हम रिकमेंड भी कर देते हैं। हर बात का जवाब एक जैसा नहीं हो सकता, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब एक बंदा है उसके पास बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, अब वो बोल रहा है यार मैं रेनबो की मादी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मैं उसको कोई ऐसा मशवरा दे देता हूँ कि रिसीसिव पाइड जो कि रेनबो से निकला हुआ वो लगा दो ताकि तुम्हारे पास रेनबो बच्चा आ जाए। अब उस बेचारे के पास रेनबो बच्चा तो आ जाता है अब, लेकिन वो रेनबो बच्चा जो भी लेगा उसके बाद रिसीसिव पाइड आ रहा होगा। अब लेकिन क्योंकि बेचारे की मदद तो करनी थी, अब मैं मशवरा तो दूंगा ना अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो आप लोगों को भी मैं ये सारी नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ भाई कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ये सारी नॉलेज आपको देने का मकसद है कि आप इससे 2 नंबर ही ना करें,
इसको एक नंबरी के तौर पे इस्तेमाल करें। और आपको सारी मालूमात देने का मकसद ये है कि आपको फिर भी पता हो कि मजबूरी के वक्त क्या करना है और आपको ये भी पता हो कि प्योर ब्लड लाइन के वक्त क्या करना है। तो हमारी कोशिश यही है कि यार आपको नॉलेज दें, समझाएं, सिखाएं, लेकिन उसका गलत फ़ायदा इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और ना मैं ये चीज़ें रिकमेंड करूँगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं आप लोगों को ये सारी बात इसलिए बताता हूँ ताकि एक एक मालूमात जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने अपने हाथ से किया है, जो मैंने नॉलेज स्टडी की, हासिल की नेट से, तजुर्बे से, लोगों से, उस्तादों से, बड़े बड़े ब्रीडर्स से, और ज़्यादातर तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके, अक्सर अभी भी ऐसा होता है कि मैं मार्केट जाता हूँ या कहीं किसी के घर जाता हूँ तो मुझे रेड आई में या कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो कि मुझे लगता है कि यार इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो वो मैं ले आता हूँ और उसको अपने रेनबो के साथ या किसी और बर्ड के साथ लगा के एक्सपेरिमेंट करके देखता रहता हूँ कि यार मेरा तजुर्बा इम्प्रूव हो। देखो यार, लर्निंग जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो आपको तजुर्बे करके हमेशा ये सीखना चाहिए कि यार किस चीज़ को लगा के क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अक्सर मैं रेनबो के साथ अपने स्पेंगल के पेयर लगाता रहता हूँ ताकि मुझे पता हो कि स्पेंगल डोमिनेंट है, तो स्पेंगल के बच्चे आ रहे होते हैं तो मुझे पता होता है कि यार स्पेंगल डोमिनेंट है। हाँ, फिर वो बच्चा जो आ रहा होता है वो आगे चल के मैं दोबारा अगर रेनबो से लगाऊंगा तो वो बच्चा रेनबो दे देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ। अभी मैं जो रेड आई का डबल फैक्टर गोल्डन फेस का एक नर लाया था वो मुझे डाउट हो रहा था कि रेनबो से निकला हुआ है। अब मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, इंशाल्लाह वो रेनबो बच्चे निकालेगा, वो आपको शेयर भी करेंगे अगर वो नहीं सेल हुआ तो मेरे पास क्योंकि जगह नहीं होती इतनी, तो मैं अगर हुआ तो फैसल भाई के यहाँ या फिर इकबाल भाई के यहाँ उसको लगा देंगे, या फिर अगर किसी और ने हमसे ख़रीदा तो उसके यहाँ लगा देंगे, ताकि उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा बच्चा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।